हेलो दोस्तों, राम राम। दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करने से पहले आज आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूँगा। अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने कर रखा है तो, और उसे सब्सक्राइब कराइए अपने दोस्तों से, परिवार वालों से। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करिए कीजिए, क्योंकि मतलब और कोई सोर्स नहीं है मेरे पास इसे शेयर करने का या कहीं पे ब्रॉडकास्ट कराने का। मेरे लिए व्यूअर्स का ही सपोर्ट या सोर्स, आप लोग ही मेरे सपोर्ट सिस्टम हो, आप ही सोर्स हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो अकेले ना देखें, कृपया करके साझा ज़रूर करें। ये वाली वीडियो थोड़ी सी एक गंभीर विषय में है, जो आप टाइटल देख करके, थंबनेल देख करके समझ गए होंगे। नीट का जो पूरा मामला हुआ है इसको लेकर के है। थोड़ा सा मैं लेट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं चीज़ें क्लियर होती देखनी चाहता था कि भाई कम से कम एक स्टेटमेंट, कोई प्रेस ब्रीफिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ तो आए एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से, सरकार की तरफ से, किसी के भी तरफ से। तो उसी को लेकर के शुरू करते हैं। वीडियो किस बारे में है? नीट के पेपर लीक के बारे में। सीधी सी बात है, खबर आपने अब तक सुन ही ली होगी, खबर पे डीप नहीं जाऊंगा। उसे कवर अप करने के लिए कैसे कैसे प्रपंच किए गए और चारों ओर से हो रहे थे, जो कौन कौन कर रहा था, कैसे कैसे लोग कर रहे थे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और हाँ, जो ठोस थोड़ा बहुत निकल के आया है वो भी। सबसे पहले तो सरकार, मंत्री, नेता इस पे क्या कर रहे थे, मीडिया और आईटी सेल ये खास तौर पर इस समय पे क्या कर रहे थे, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट विपक्ष हमारा क्या कर रहा था ऐसे में। क्योंकि भाई विपक्ष से तो आपको उम्मीद होती है ना कि जनता का मुद्दा है उठाओ, वो ऐसे में क्या कर रहे थे। और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि होगा क्या इस पूरे मामले में। वैसे तो आपको भी पता होगा भाई, ये तो आप लोग भी खेले खाए लोग हो, इसी देश में जी रहे हो इतने समय से, लेकिन उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले मुद्दा समझ लेते हैं नीट का, यानी कि जो पहले ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट AIPMT होता था मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, उसे नीट बनाया गया था। नीट का पेपर लीक हो जाता है, उसका समाचार आता है, जिसके इफेक्ट में वो परीक्षा रद्द हो जाती है। और ये नोटिफिकेशन आता है कि शायद जून के एंड में 21 तारीख को या उसके आसपास दोबारा से पेपर होगा। धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं, वो 3 दिन बाद आकर के प्रेस ब्रीफिंग देते हैं। कोई बात नहीं, उसमें सब चीज़ें वो बताते हैं कि भाई कैसे कैसे अब पेपर कंडक्ट होगा, अगली जो फीस होगी वो 0 होगी, बच्चों से फीस नहीं ली जाएगी, OMR शीट का जो पंगा था उस वजह से चीज़ें होती हैं उसको मैनेज किया जाएगा। और उन्होंने एक और चीज़ कही कि आने वाले सालों में इसको बदला जाएगा ऑनलाइन में, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। शायद उनको लग रहा होगा कि इस चीज़ से बचाव हो सकता है, देखते हैं, वो तो आगे पता चलेगा। लेकिन इन 3 दिनों के भीतर ये जो भौंडा नाच हुआ है पूरा सरकार का, मीडिया का, उसके बारे में पहले जान लीजिए। सबसे पहले दिन जब पेपर लीक होता है, शिक्षा मंत्री आ रहे थे, कहीं से निकल रहे थे, तो उनसे मीडिया ने बातचीत करने की कोशिश की कि एक छोटी सी टिप्पणी तो इस पर पे दें कि निंदा ही है वही बोल दें। ना उन्होंने टिप्पणी दी, ना उन्होंने कुछ बोला, मतलब एक शब्द भी नहीं बोला। ठीक है, इसमें यह कहा जा सकता है कि जल्दी जल्दी में कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, कोई स्टेटमेंट नहीं दी जाती है। वैसे शुक्र है कि उन्होंने, वो यूपी के मंत्री जी थे, एक विद्युत मंत्री, उनकी तरह नहीं बोला। वो लोग कह रहे थे कि सर बिजली नहीं आ रही है, तो उन्होंने जय श्री राम और जय बजरंगबली के नारे लगा दिए थे, और बाद में बोल दिया था कि मेरी इस वीडियो से जिन्हें दिक्कत है उन्हें राम जी से दिक्कत है। उन्होंने कहा ठीक है भाई, अब इस पे क्या ही लड़ लोगे, कैसे लॉजिक दे लोगे इस बात पे। तो भला है धर्मेंद्र प्रधान जी का कि उन्होंने ये नहीं किया। वैसे और बकैतगिरी के पूरे काम किए उन्होंने इन 3 दिनों में, अलग अलग वीडियोज वगैरह शेयर कर रहे हैं। मैं लगा दूंगा उनके ट्वीट्स कुछ जो रैंडम थे, जिनका इस विषय से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ठीक है, कह दिया जाएगा, मंत्रियों को और भी कई काम होते हैं। बाकी हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी तो वैसे भी बड़े यशस्वी मंत्री हैं, उनको बड़े बड़े काम होते हैं कि उन्हें टाइम का जोन जो है वो महाकाल टाइम से रिप्लेस कराना होता है, ऐसी ऐसी चीजें हैं। पर ठीक है, थैंक्स टू हिम कि उन्होंने कम से कम इतना कुछ तगड़ा नहीं किया, कुछ नहीं बोला उन्होंने, कम से कम वो नेगेटिव में नहीं गए, 0 पे रहे। ठीक है, बाकी नेताओं ने क्या किया? यहाँ पे बाकी नेताओं को ना दोस्तों एक अलग तरीके का ड्रामा दिया गया था इन 3-4 दिनों के लिए, जिसमें उन्हें बिजी कर दिया गया। कॉन्वॉय की बकरचैटी चल रही थी। मोदी जी ने अपनी एक सभा में पिछले दिनों कह दिया था कि पेट्रोल बचाओ और ये सब करो। उसके ऊपर मैंने भी वीडियो बनाया कि भाई ये बात अभी याद आई है, जब चुनाव पूरे खत्म हो गए, गाड़ियों के काफिले चल रहे थे चुनावों में, और गुजरात में अगले दिन आपने 3 रोड शो किए, वो भी गाड़ियों में हुए थे। उसके बाद अचानक से याद आया, लेकिन कोई बात नहीं, चलो देर आए दुरुस्त आए। मोदी जी ने अपना काफिला कम कर दिया, अमित शाह जी ने अपना काफिला कम कर दिया, 2 गाड़ियां 3 गाड़ी जो भी उन्होंने कर दिया। अब इसके बाद सारे मुख्यमंत्री, मंत्री, अलग अलग स्टेट्स के, इनके अलग ड्रामे शुरू हो गए। कोई अपनी काफिले की गाड़ियां कम कर रहा है, कोई स्कूटर चला रहा है, कोई पैदल ही आ रहा है, कोई मेट्रो से आ रहा है, कोई बाइक चला रहा है। कोई एक बाइक चला रहा है तो फिर उसके स्टेट के कांग्रेसी उस बाइक का PUC निकाल करके ले आए कि देखो देखो इसका तो पोल्यूशन एक्सपायर्ड है। चारों ओर केवल यही ड्रामा चल रहा था। अब आप कहोगे कि भाई ये ड्रामा कैसे हुआ? ये तो एक तरीके से सिंबॉलिक, वो एक तरीके से मैसेज दे रहे हैं ना
कि आप भी ये करो। भाई ड्रामा इसलिए है कि आप ये बोल देते, थोड़ा बहुत अपने लेवल पर कर लेते तो हम मानते। उसकी रीलें बनाई जा रही थी दोस्तों, मतलब अंधे को भी दिख रहा है कि आप ये केवल रील काटने के लिए कर रहे हो। और आपको लगता है कि कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री हर रोज मेट्रो से ऑफिस आएगा, या कोई मुख्यमंत्री बुलेट चलाता हुआ ऑफिस आएगा? ये हो सकता है क्या? ये पॉसिबल है? 2-4 दिन का ड्रामा है, फिर वही शुरू हो जाएगा। और नहीं होगा तो प्रोटोकॉल जो होता है सुरक्षा बलों का, एसपीजी का, वो बोल देगा कि नहीं आप ये नहीं कर सकते। एक प्रोटोकॉल है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी 2 गाड़ी लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि दिल्ली अपने आप में ही उस लेवल पे सिक्योर्ड होती है। जिस एरिया में वो सब संसद है, लोक कल्याण मार्ग है, वो वैसे इतना सिक्योर्ड है कि वहां पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। भाई आप देखिएगा, मोदी जी कहीं और जब जाएंगे किसी रश वाली जगह पे, वहां पे चलेगा 10 गाड़ियों का काफिला, क्योंकि चलना पड़ेगा, वो नीड है। दिल्ली में ये चीज की जा सकती है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, योगी आदित्यनाथ हो। ऐसे लोगों को थ्रेट है तो फिर सीधी सी बात है ना, ये ड्रामा लगेगा कि आप 2 दिन 2 गाड़ियां दिखा रहे हो। उसके बाद सबको पता है कि आपको हफ्ते 10 दिन बाद वही 10 गाड़ी के काफिले पे आ जाना पड़ेगा। एम्बुलेंस चलेगी उस काफिले में, क्योंकि जरूरी है, प्रोटोकॉल है। लेकिन ये सब मीडिया में फेंकने के लिए माल मसाला था, उन्हें दिया जा रहा था, तो ये फेंकना ही था उन्हें। नेक्स्ट क्या होता है, मीडिया और सोशल मीडिया के जो आईटी सेलियों का समूह, इन्होंने क्या किया, ये अलग लेवल पे छातियां पीटने लगे। भाई ओ मोदी जी, आप अपनी सिक्योरिटी में कोताही ना करें, सिक्योरिटी कट ना करें। लगातार एक के बाद एक पत्रकार, एंकरों के ट्वीट आ रहे हैं। कोई वीडियो बना करके डाल रहा है कि आप देश की धरोहर हैं, आप ऐसे सिक्योरिटी कम ना करें, आपको कुछ हो गया तो हम कैसे जिएंगे। नहीं, मतलब ये नहीं बोल रहे थे, ये मैंने ऐड कर दिया। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे एसपीजी जो है उसका कोई काम नहीं है। वो 2 गाड़ियों में जो नरेंद्र मोदी का काफिला चल रहा है, उसमें एसपीजी ने पूरी सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखा होगा। अरे भाई, वो अगर 2 तुम्हारे सामने चल रही है ना, उससे पहले वो पूरा एरिया सील कर दिया गया होगा। इसलिए नरेंद्र मोदी 2 गाड़ियों के काफिले में चल पा रहे हैं। तुम अपने आप को क्यों एकदम सिक्योरिटी प्रो मैक्स बना रहे हो कि नहीं नहीं मोदी जी ऐसा मत करिए। अरे एसपीजी देख लेगा, वो उनका डिपार्टमेंट है। इन मीडिया वालों को अलग चिंता हो जाती है कि भाई मोदी जी आपको कुछ हो गया तो हम विधवा हो जाएंगे, विदुर हो जाएंगे उनके बिना। ये पूरा खेला था जो चल रहा था। सीधा सीधा ये मेन मुद्दे से, मेन विषय से डाइवर्ट कराने का खेला खेला गया था, जबकि ये सब अवॉइड किया जा सकता था। आज तक चल रहा है। कोई नेता एयरलाइन में जा रहा है, बोल रहा है इकोनॉमी में ट्रैवल कर लिया, ओहो फलाना कोई साइकिल से आ रहा है, कोई रिक्शे से आ रहा है, लेकिन उसकी रील बना के डालनी या फोटो खींच के डालनी नहीं भूल रहा है। मीडिया दिखा रहा है कि ये देखो, ये अपने घर में घुसते हुए ये नेता। ये तो न्यूज थी। आम लोगों के लिए मेरा एक संदेश है इस पूरे को लेकर के, जो मैं बोल रहा हूं कि भाई मीडिया क्यों नहीं बोलेगा, या खास तौर पर एक पार्टी विशेष के आईटी सेलिए क्यों नहीं बोलेंगे। इस पे एक मस्त फैक्ट जान लीजिए कि एक पार्टी विशेष के जितने भी ये पेड अनपेड आईटी सेलिए होते हैं, ये आपको जो सोशल मीडिया पे दिखते हैं ना, ये सभी अधिकतर आप देखेंगे वो 20 से 45 की उम्र के आसपास के हैं, 20, 40, 45 वही। तो इन्हें खुद तो कोई एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो पार्टी के टुकड़ों पे पल ही रहे हैं, पाल रही है पार्टी। जब सरकार जाएगी तब की तब देखी जाएगी। और फिलहाल इनके बच्चे जिनके भी हैं, जिनके हैं इनमें से, वो उतना कोई बड़ा एंट्रेंस एग्जाम देने लायक उम्र में अभी पहुंचे नहीं हैं। एक और धड़ा है जो 45-50 प्लस का है। ये लोग सामने आके अक्सर बैटिंग नहीं करते हैं, ये बड़े वाले हैं, बड़े वाले पैसा पूरा उठा लेते हैं, दबा कर उठाया जा रहा है। कभी कभी जनता की गालियों से बचने के लिए ये लोग जो अति गंभीर टॉपिक जब हो जाते हैं, उन मुद्दों पे ट्वीट कर देते हैं, वीडियो निकाल देते हैं। उनमें भी आप लोग अगर गौर करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो वो टॉप 2 की कभी कोई बात नहीं होगी, उनकी कभी आलोचना भी नहीं होती है कि उन्होंने कुछ किया भी है इस चीज में या वो लोग रिस्पॉन्सिबल है। ना 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 ना, छोटे मोटे नेताओं को घेर लो, ब्यूरोक्रेट्स को घेर लो। ये पता नहीं एक नया ट्रेंड आ गया है भारत में। इसके ऊपर भी आगे एक रोचक तथ्य आपको बताऊंगा। तो ये आप पहले जान लीजिए कि 45-50 प्लस वाले जो चटुए इन्हें कहना चाहिए जो हैं, इन्होंने इतने साल में इतना माल बटोर लिया है भाई कि इनके बच्चों को भविष्य में शायद ये नीट, पीट, जेईई कुछ देने की, किसी तरह का एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो सब छात्र हैं, उनके अभिभावक हैं, आम नागरिक आपके जैसे मेरे जैसे, हम ये सोचें कि भाई ये लोग आपके लिए क्यों कुछ बोलेंगे। आप बताइए। कोई फोटोज लगा रहा था नेताओं की, ज्यादातर नेताओं के बच्चे बाहर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। वैसे भी जैसा कि मैंने बताया, आज के और 2-3 दिनों के लिए जो टास्क दिया गया था इनको कि अपने चड्डे चड्डियां इस बात से गीले करने हैं कि कैसे टॉप 2 ने अपने काफिले की गाड़ियां कम कर दी हैं। तो भाई खेल एकदम वही यूजीसी जैसा है। जिनके बच्चों को यूजीसी कानून जो बदलाव हुए थे उनसे प्रभाव पड़ रहा था,
या आगे भी पड़ेगा, वो इस मामले में बोल रहे थे। नेताओं के बच्चे, हर पार्टी के, मोस्ट ऑफ द पार्टीज के नेताओं के बच्चे विदेशों में ही पढ़ रहे हैं। वैसा ही यहां पर भी है। जिन बच्चों को या जिनके बच्चों को जेई, एसएससी, सीजीएल, नीट, पीट, जो भी एग्जाम जितने भी होते हैं ना, जिन्हें इनसे एडमिशन लेना है, वो इस पर लिखें, बोले, वीडियो बनाए, काम करें। मीडिया और आईटी सैलियों से आप उम्मीद मत रखिए, वो तुम्हारे लिए वैसे भी नहीं है। इनका काम जो है वो चुनाव जितवाने तक होता है। वो तो खैर चलो पार्टी विशेष भी है, उसका भी काम वहीं तक है, चुनाव जिताने तक। ये लब्बो लुआब ये था। अच्छा, इसमें एक तर्क ये भी आ सकता है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान को तो सब पॉइंट आउट करके बोल रहे थे, बिल्कुल सही बात है, बोल रहे थे, तो क्या आपको नॉर्मल लगता है? क्योंकि भाई मुझे नहीं लगता है, मुझे ये भी प्लांट लगता है। आप मुझे पेसिमिस्ट कह सकते हो, ऐसे तुझे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बू आ रही है कह सकते हो, लेकिन मैं सिद्ध कर दूंगा, जो लोग 2014 के बाद वाले राष्ट्रवादी बने हैं ना, वो तो ना इस पे ध्यान दें, लेकिन जो इससे पहले भी राष्ट्रवादी थे, जो सचमुच के राष्ट्रवादी हैं, वो याद करिए कि 2011, 12, 13 का वो समय जब घोटाले हो रहे थे, दबा करके घोटालों के नाम आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि देश बेच खाएगी कांग्रेस, यूपीए मोर ओवर। चाहे घोटाला कनीमोजी करे, राजा का नाम आए, कलमाड़ी आए, सोनिया राहुल का नाम आए, हम जवाबदेही किससे मांगते थे? हम इस्तीफा किसका मांगते थे? हमसे ज्यादा विपक्ष इस्तीफा किसका मांगता था? मनमोहन सिंह से मांगते थे। हम ये मानते थे कि कुर्सी पे बैठे हुए धृतराष्ट्र तो वही है ना। ठीक है, कोई आदमी जीवित नहीं है, उसके बारे में ये बोलना, इस तरीके की शब्दावली हो सकता है किसी को बुरी लगे, लेकिन मैं इसे सिंबॉलिक वे में कह रहा हूं कि वो कुछ नहीं देख रहे थे, किसी को रोक नहीं रहे थे, कुछ नहीं। अरे भाई, आप कुर्सी पे बैठे थे, अगर नीचे वाला नेता करप्शन कर रहा है, घोटाला कर रहा है, तो आपका काम था उस पर ध्यान देना, उसे सैक करना, निकाल के बाहर फेंको उसे मिनिस्ट्री से, लेकिन नहीं हो रहा था। तो इसीलिए तो मनमोहन सिंह से सवाल हो रहे थे ना कि भाई आप क्या कर रहे हो। पीएम से सवाल देशद्रोह नहीं माना जाना चाहिए, चाहे समय कोई भी हो, 2011 हो या 2021 हो या 2026 हो, पर यह नया भारत है। यहां पे धर्मेंद्र, राजेंद्र, सतेंद्र, गजेंद्र सबके नाम लिए जाएंगे, लेकिन उन एक एंद्र जो है ना, उनसे मतलब इस्तीफा तो दूर की बात है, कोई सवाल जवाब तक नहीं हो सकता है। मीडिया तो क्या छोड़िए, विपक्ष भी नहीं कर रहा, हम आप भी नहीं करते हैं, सोशल मीडिया पे लिखने में भी कि नहीं नहीं उनको हरा दिया तो फिर ठीक है भाई। तो क्यों ना माना जाए कि ये टॉप 2, 3 जितने भी बैठे हैं, यही लोग ऐसे धर्मेंद्र, राजेंद्र, सतेंद्र इनका बचाव कर रहे हैं, यही तो माना जाएगा ना, जब आप इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। अभी से नहीं, 5 साल से नहीं बोल रहे हैं। ये लिस्ट देख लीजिए आप, मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूं, इतनी लंबी लिस्ट है भाई, मैं एक एक का नाम तक नहीं पढ़ सकता, स्लो करके लगा दूंगा, आप पढ़ लीजिए। ये पिछले 5 सालों के पेपर लीक की लिस्ट है, पूरे पढ़ लीजिए, स्टेट के भी सेंटर के भी जो भी हैं। 2021 से धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, वो पद उन्होंने संभाल रखा है। क्यों इनका इस्तीफा ना मांगा जाए? इस पर वो लॉजिक आ जाए कि नहीं नहीं इस्तीफे से तो तुम भाग जाओगे इस वाली पोस्ट से। ये लॉजिक एक बार के लिए चल सकता है, 2 बार के लिए चल सकता है, बट भाई कोई बंदा अगर रिपीट ऑफेंडर रहा है तो उसे उस पोजीशन से सैक करना पड़ेगा, बात खत्म। अब ये बोलने पर शायद मैं भी देशद्रोही, सोरोस एजेंट, डीप स्टेट कुछ भी हो सकता है, ये शब्दावली आ गई है। अब आ जाते हैं विपक्ष पे। तो हो गई पक्ष की बात कि भाई सरकार कुछ नहीं कर रही है, विपक्ष क्या कर रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने समय बाद विपक्ष इतनी सीटें ला पाया कि लीडर ऑफ ओपोजिशन कोई नियुक्त हो पाता, कोई इलेक्ट हो पाता, वो बंदा हुआ। क्या कर रहे हैं राहुल जी? राहुल जी ट्वीट कर रहे हैं, 2 ट्वीट कर दिए, 4 ट्वीट कर दिए, वाह थैंक यू एलओपी जी, यही आशा थी आपसे, ट्वीट से ही क्रांति आएगी। चुनाव के समय आप यात्रा निकाल देते हो, ये भारत जोड़ो, ये जोड़ो, वो जोड़ो, वोट चोर, गद्दी छोड़, ये नारे भी लग जाते हैं। रिजल्ट वाले दिन आप ऊपर नीचे ट्वीट कर देते हो, मतलब क्या कहा जाए उसे। केरलम में जीत हुई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बढ़िया इलेक्शन हुए, ये हुआ क्योंकि केरलम में हम कांग्रेस वाले जीत गए। वेस्ट बंगाल में वोट चोरी हुई है, बहुत अन्याय हुआ है ममता बनर्जी के साथ, टीएमसी के साथ, वोट चोर, गद्दी छोड़, वाह ऊपर नीचे ट्वीट है, मैं लगा दे रहा हूं, देख लो स्क्रीन पे। कैसे मतलब इस सब पर आप आंदोलन कर देते हो, सड़क पे आ जाते हो, बाकी जनता के मुद्दे, छात्रों के मुद्दे, उस पर राहुल गांधी क्यों सड़क पर नहीं आते? आंदोलन क्यों नहीं हो रहा इस पे? सड़क पे आकर विपक्ष द्वारा मंत्रियों के, नेताओं के इस्तीफे क्यों नहीं मांगे जा रहे? संसद में आ जाते हो आप फोटोज दिखाने के लिए। तो चुनावों के लिए है क्या बस पार्टी कि चुनावों में हमको जिताते रहो? उनका भी यही हाल है, आपका भी यही हाल है। मुद्दे जो हमारे मुद्दे हैं आम लोगों के, उनकी बात कौन करेगा? 25 लाख छात्रों का यह मुद्दा था। लोगों के मुद्दे मुद्दे नहीं है, आपकी पार्टी के मुद्दा है कि मेरी पार्टी का वोट चोरी हो गया। वो भी कहां हुआ? उन स्टेट में जहां मैं हार गया। केरला में वोट चोरी नहीं हुई, वहां क्योंकि मेरी पार्टी जीत गई।
क्या कमाल है भाई, गजब है। तो एलओपी आप पूरे देश के हो या अपनी पार्टी के हो, या आप भी डिसाइड कर लो। या फिर वही ख्याल आता है कि भाई बीजेपी से कोई सेटिंग हो गई है, सत्ता से कोई सेटिंग हो गई है कि यू सेव माई बैक आई विल सेव योर्स, तभी ऐसा लग रहा है। फिर वही सब याद आता है कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। अब ये तो हुई राजनीति की बात। अब आ जाते हैं कल्प्रेट्स पे कि इस पूरे मामले में हुआ क्या। 5-6 वही अरेस्ट हुए हैं, उनके भी आप नाम देख लीजिए, लगा दे रहा हूं मैं स्क्रीन पे। अब इनमें से एक ने मीडिया को एक स्टेटमेंट भी दिया है ऐसे ही चलते फिरते, वो आप एक बार सुन लीजिए। बड़े लोगों को तो बचाया जा रहा है, उनको बचाया जा रहा है, बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। अब ये बंदे ने ऐसे ही बोल दिया, फ्रस्ट्रेशन में बोल दिया, फंसाने के लिए बोल दिया, जो भी किया, लेकिन इसने बोल दिया। और इतना बोलते के साथ ही उसके मुंह से माइक वाइक हटा दिया गया। अब इससे क्या समझा जाए भाई? भाई वो मिर्जापुर वाला की क्या सीखे मुन्ना कि जब कुर्बानी का टाइम आए तो कुर्बानी सिपाही की दी जाती है, प्यादे की दी जाती है। राजा और राजकुमार तो जिंदा रहते हैं राज करने के लिए। ये क्या है फिर? क्यों ना मान लिया जाए कि इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, और आज से नहीं है, 4-5 साल से इन्वॉल्व है। लिस्ट दिखाई ना मैंने, ऐसा तो हो ही नहीं रहा कि रैंडमली ऐसे लीक हो जा रहा है, एक पेपर लीक हो गया। पूरा संस्थागत तरीके से काम चल रहा है। अब मैं आपको इस पे भी बताता हूं कि इस पे होगा क्या। अब क्या होगा ना, जितने पकड़े गए ना 5-6, इनमें से 1-2 के बीजेपी से कनेक्शन निकलेंगे। एक आध का तो शायद निकल भी गया है। विपक्ष का आईटी सेल उसे लेकर के नाचेगा कि देखो देखो इसकी फोटो बीजेपी के नेता के साथ, ये बीजेपी का कार्यकर्ता है, ये हो जाएगा। फिर उसके 1-2 दिन बाद देखना क्या होगा, वही 2-3 जो हैं या उनसे अलग जो होंगे, उनकी कांग्रेस के किसी नेता के साथ, सपा के, राजद के, एनसीपी के किसी नेता के साथ फोटो आ जाएगी। क्योंकि क्या होता है ना, ये लोग जो क्रिमिनल होते हैं, जो इस तरह के ग्रुप चलाते हैं, सिंडिकेट चलाते हैं, कार्टेल चलाते हैं, एक तरीके से पेपर लीक माफिया चलता है, ये एक पार्टी से कांटेक्ट में नहीं होते भैया, उनकी सबसे दोस्ती है, सारे बड़े बड़े नेताओं से दोस्ती है। तो कहीं ना कहीं से तो फोटो निकल ही आएगी। तो दोनों पार्टियों के नेताओं के साथ उनकी फोटो आ जाएगी। तो जब विपक्ष के नेताओं के साथ आ जाएगी तो बीजेपी का आईटी सेल नाचेगा कि देखो देखो ये तो तुम्हारे आदमी हैं। और इस सब के बीच में आप, यानी कि छात्र आप में से जो भी है, या अभिभावक जो है, जिनके बच्चे दे रहे थे नीट की परीक्षा या देंगे अभी जून में रीनीट की, आप लोग दोबारा तैयारी करिए, क्योंकि हम लोग ये इसीलिए है भाई हम लोग। और कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे आप नेगेटिव कह दो, पेसिमिस्ट कह दो भाई, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है कि वो पेपर भी लीक हो जाए या उसमें धांधली हो जाए। नीट के पेपर में धांधली भी होती देखी गई है ना, कि एक ही जगह के, एक ही सेंटर के इतने बच्चे सिलेक्ट हो जा रहे हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये हो जाए, उसमें एक बच्चे की तो जान चली गई है। हालांकि मैं इस चीज को मतलब बहुत गलत मानता हूं कि यार इस तरीके का कैसा बच्चा है जो एक पेपर के उससे टेंशन से वो जान दे रहा है। आगे वो जीवन में फिर क्या करेगा, 50 मुसीबतें जब आएंगी। लेकिन कई बार जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो फिर उस बच्चे के साथ भी मुझे संवेदना है कि यार वो हिम्मत हार गया ना, वो बेचारा क्या करेगा, क्यों पढ़े। तो जब इस लेवल पे चीजें चली जाती हैं तो फिर क्या आम जनता क्या सोचेगी? हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, ना ये पार्टी कुछ करेगी ना वो पार्टी कुछ करेगी, दोनों आपस में मिले हुए हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले पेपर में भी धांधली हो जाए, और इस वर्ष ना हुई तो अगले वर्ष सही। सही बात है ना, हो ही जाएगी। नीट में ना सही तो अब के जेई में हो जाएगी, उसमें ना सही तो एसएससी में हो जाएगी। ठीक है, चलने दीजिए, इसी तरीके से चलता रहेगा। और सवाल पूछने वाले जो थोड़े बहुत बचेंगे, अब तो उन्हें भी धीरे धीरे टारगेट किया ही जा रहा है। देखते हैं कब तक पूछ पाएंगे। जब तक ये है इंडिपेंडेंट माध्यम कह लें इसको, जो भी कह लें, वैसे तो इस पे भी कंट्रोल सरकार का है, बट कोई बात नहीं, जब तक बोला जाएगा बोलेंगे, नहीं तो देखते हैं।